वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। 17 से 18 अक्टूबर में जो भी करंट के अच्छे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है, विद स्टैटिक पॉइंट। सबको नोट करना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा करंट का सेशन अपना। देखिए ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्षुद्र ग्रह बेनू पर कार्बन और जल की होने की पुष्टि हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने कंप्लीट की है? विच स्पेस एजेंसी हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर ऑन एस्टेरॉइड बेनू। एस्टेरॉइड बेनू है बेटा, ये एस्टेरॉइड बोले तो वो क्षुद्र ग्रह है। कौन सा क्षुद्र ग्रह? बेनू क्षुद्र ग्रह। तो बेटा ये जो एस्टेरॉइड है बेनू, इस पर पानी और कार्बन का पता लगाया है कौन सी स्पेस एजेंसी ने? तो बेटा क्या रोसकोसमोस है, क्या सुपरको है, या इसरो है, या नासा है? हैं? तो बेटा आंसर है नासा। नासा ने इसका पता लगाया है अभी। ओके, तो ये जो एस्टेरॉइड बेनू है इसके बारे में मैं एक दो पॉइंट बताऊं बेटा। ये जो एस्टेरॉइड बेनू है इसकी खोज नासा ने 1999 में की थी। 1999 में नासा ने एस्टेरॉइड बेनू की खोज कर ली थी। ये पृथ्वी के करीब आने वाला, पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला एक एस्टेरॉइड है, एक क्षुद्र ग्रह। ये हर 6 साल में पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है। एवरी 6 ईयर में पृथ्वी के बहुत ही करीब आने वाला एस्टेरॉइड कौन सा है? बेनू, जिसकी खोज नासा ने 1999 में कर ली थी। तो इसके लिए ही बेटा नासा ने क्या किया था, 2016 में अपना एक स्पेसक्राफ्ट वहां भेजा था जिसका नाम था ओसिरिस। यहां पे लिखता हूं ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स, OSIRIS ओसिरिस रेक्स, ये था बेटा स्पेसक्राफ्ट। ये 2016 में लॉन्च किया था नासा ने इसकी खोज के लिए, जिसने अभी हाल ही में कुछ नमूने पेश किए हैं, कुछ नमूने इसके पेश हुए हैं, जिससे पता चला है कि वहां पर इस एस्टेरॉइड पर, इस क्षुद्र ग्रह पर कुछ पानी और कार्बन के चीजें हैं, यानी वहां पर पानी और कार्बन की होने की पुष्टि कर दी गई है। बात समझ में आ गई? कौन सा एस्टेरॉइड है? बेनू एस्टेरॉइड है, बेनू, ठीक है ना। देखो हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं बेटा, बेनू, ठीक है। बेनू एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है। ये पृथ्वी के काफी नजदीक आता है। हर 6 साल में घूमते हुए पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है ये एस्टेरॉइड, ठीक है ना, जिसकी खोज 1999 में नासा ने कर दी। और इस पर पहुंचने के लिए इस पर छोड़ा गया था क्या? ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स, यहां पर इसकी खोज के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट भेजा था ओसिरिस रेक्स, जिसने अभी हाल फिलहाल में पानी और कार्बन होने के संकेत दिए हैं वहां पर। ओके, यहां पर कुछ ये सैंपल लेके आया बेटा, कुछ सैंपल भेजे हैं, यहां पर एक कैप्सूल भेजा जिससे पता चला कि वहां पर पानी और कार्बन है। नासा की बात कर ली जाए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेटा इसकी स्थापना कहां पर हुई? वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई है बेटा 1958 में। 1958 में नासा की स्थापना की गई थी, है ना। जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर, ठीक है। बेनू एस्टेरॉइड है। मैं एस्टेरॉइड की बात करूं बेटा, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? सुनिए ध्यान से। क्षुद्र ग्रह पत्थर के या फिर और जो चीजें जो आसमान में घूमती रहती हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, है ना, पत्थर के टुकड़े आप कह सकते हो एक तरह से। इस पे जैसे अपना प्लैनेट होता है, प्लैनेट क्या करता है? सन के अराउंड चक्कर लगाता है, रिवॉल्व होता है। ऐसे ही जो अपने जो सैटेलाइट होते हैं और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण प्लैनेट्स के अराउंड ये घूमते रहते हैं, है ना। और ये जो क्षुद्र ग्रह है बेटा, ये कौन कौन सी ग्रहों के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पेटी, एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन 2 प्लैनेट। कौन कौन से वो 2 प्लैनेट होंगे बेटा? एक तो मंगल ग्रह, मंगल व बृहस्पति, मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है, मंगल यानी मार्स। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये घूमते रहते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा
कि ग्रह, क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है, कहां पर ये घूमते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं ना। और ऐसा ही एक क्षुद्र ग्रह है बेनू, जो कि पृथ्वी के बेहद नजदीक आ जाता है 6 साल में। इसका पता लगाया नासा ने 1999 में। इसकी खोज के लिए 2016 में 2016 में ओसिरिस रेक्स एक स्पेसक्राफ्ट भेजा नासा ने, जिसने अभी संकेत दिया कि वहां कार्बन और पानी हो सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है बेटा ये, और ये स्टार्ट कर दिया गया है अभी। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हाल ही में कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया है? विझिंजम हाल ही में बेटा ये स्टार्ट कर दिया गया है केरला में। हाल ही में केरला में ये बना दिया गया है ना। केरला में इससे पहले कौन सा इससे पहले बंदरगाह था? वो था बेटा कोची। कौन सा था? कोची था। अभी कौन सा बन गया? विझिंजम, ठीक है, अभी ये बन गया। अब इस विझिंजम के लिए देखो बेटा, अडानी जो कंपनी है, देखिए यहां पे लिखता हूं, अडानी ने इसमें 30% शेयर किया है। अडानी ने 30% इसने काम किया अडानी का, और 70% जो लागत है वो केंद्र सरकार की है, यानी राज्य सरकार ने 70% इसमें काम किया और अडानी ने 30%, दोनों का मिला जुला है ये सी पोर्ट, है ना। विझिंजम ये सी पोर्ट है केरला का। कहां का सी पोर्ट है? केरला का। पहले केरला में सी पोर्ट था कोची। केरला की जो कोस्ट लाइन है बेटा, उस कोस्ट लाइन का नाम क्या है? मालाबार तट। भारत में सबसे पहले मानसून दस्तक इसी तट पर देता है। मानसून की पहली बारिश में भारत में मालाबार तट पर, है ना, केरला में होती है। कहां पर होती है? केरला पर होती है। केरला में यहां पर पहले से एक बंदरगाह है बड़ा कोची, अभी एक और बंदरगाह बड़ा बना दिया गया है, इंटरनेशनल सी पोर्ट बना है बेटा ये विझिंजम, ठीक है ना। यहां पर पहुंचने वाला पहला जहाज कौन सा है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां पर पहुंचने वाला पहला जहाज कौन सा है बेटा? ये चाइना से आया। यहां पहुंचने वाला पहला जहाज है जेन हुआ, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो जेन हुआ। ये चाइना का जहाज है बेटा। ये चाइना से आया, और चाइना ने कहां से बेचा है? ये साउथ चाइना सी, साउथ यानी साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर से जेन हुआ जो समुद्री जहाज है वो सबसे पहले यहां पर पहुंचा है केरला के अंदर। केरला में विझिंजम बंदरगाह पर जेन हुआ जहाज सबसे पहले पहुंचा, जो कि चीन का है, जो कि दक्षिणी चीन सागर में पूर्वी तरफ से आया। देखो दक्षिणी चीन सागर बहुत बड़ा है। यहां पर आपसे पूछे एशिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वो है दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर का जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन वहां से चला है ये जेन हुआ समुद्री जहाज, जो कि केरला में विझिंजम बंदरगाह पर सबसे पहले आने वाला जहाज बना। अच्छा, मैं ये भी बताऊं, विझिंजम जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, इसकी गहराई कितनी बेटा? ये 20 मीटर गहरा है। ये 20 मीटर गहराई, यानी अच्छी खासी गहराई है। आराम से शिप यहां पर आकर स्टैंड कर सकते हैं। अडानी ने 30% इसमें काम किया, 70% राज्य सरकार ने किया। राज्य सरकार बोले तो यहां के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। ओके, केरला की बात हो रही तो बेटा केरला में तो रिचेस्ट टेम्पल मैंने आपको कई बार बताया है। कौन सा? श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यहीं पर सबरीमाला टेम्पल भी है। यहां पर क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम भी है। यहां पर कथकली भी है। ओके, यहां दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है बेटा यहां पर अन्नामुदी। यहां पर मसाले की पहाड़ी भी है, स्पाइसेस हिल्स भी है बेटा यहाँ, कार्डामम, है ना। ये लिटरेसी रेट में नंबर 1 है इंडिया में। ये सेक्स रेशो में नंबर 1 है इंडिया में, यानी साक्षरता में सबसे पहला है। लिंगानुपात में सबसे पहले है, सबसे आगे है। तो केरला तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। यहाँ की नदी कौन सी है? पेरियार नदी है बेटा, यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार यहाँ पर लेक भी है, नदी भी है, नेशनल पार्क भी है। बात समझ में आ गई?
ठीक है। यहाँ फेस्टिवल कौन सा है? ओणम यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है, नौका दौड़ वगैरह होती है, तो ओणम यहाँ का बहुत ही एक विशेष फेस्टिवल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम में किया गया है? वियतनाम में किया गया बेटा। वियतनाम की कैपिटल सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वियतनाम की कैपिटल बेटा हनोई। कौन सी राजधानी है? हनोई। वियतनाम की राजधानी बेटा हनोई। तो अभी यहां पर जो पिक्चर आप देख रहे हो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है बेटा, और ये एस जयशंकर प्रसाद है यहां पर पिक्चर में, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति है इसकी स्थापना कर दी गई है, इसका अनावरण किया गया है बेटा, है ना। किसके द्वारा? एस जयशंकर प्रसाद, जो एस जयशंकर हैं उनके द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा। ये प्रसाद हटा दो बेशक एस जयशंकर के द्वारा यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है। इसका अनावरण क्यों किया बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही अनावरण यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि वियतनाम जो कंट्री है वो वियतनाम इनके आदर्शों को फॉलो करता है। इनकी बुक्स वगैरह स्कूल के अंदर बच्चों के सिलेबस में लगाई गई हैं, है ना। ये बहुत ही महान कवि, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े कवि, है ना। भारत में सबसे पहला नोबेल अवार्ड जो है वो इन्हीं को मिला था। कब मिला था? 1913 में। 1913 में ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसमें? लिटरेचर में। और बुक कौन सी थी? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए 1913 में इनको मिला। इनकी एक दो पुस्तकों के नाम और बता सकते हो मुझे? चलो मैं ही आपको बता दूं। एक तो गोरा, एक गीतांजलि मैंने आपको बता ही दिया, एक पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, है ना, गोरा, पोस्ट मास्टर, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गोरा, गीतांजलि, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, है ना। इनका सिद्धांत था, ये मानते थे कि बच्चे को उसके प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षा दी जाए, स्कूल में नहीं। स्कूल में बच्चे को बैठा देते हैं, उनको डरा धमका के पढ़ाई कराते हैं, इससे बच्चा दब जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है ना, वो डर जाता है, सहम जाता है, तो अच्छे से तरीके से वो पढ़ाई नहीं कर पाता। इनका मानना यह था बच्चे को खुला छोड़ दो, बच्चा अपने आप करके सीखेगा। ये प्रकृतिवादी थे, ये बोलते थे बच्चे को प्रकृति में अपने आप छोड़ दो, अपने आप ही बच्चा सीखेगा। जैसे और पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो भी अपने आप ही सीखते हैं कैसे जीवन जीना है, तो बच्चे को भी ऐसे ही छोड़ दो। ये प्रकृतिवादी थे, इसलिए बोलते हैं प्रकृति में बच्चे को खुला छोड़ दो, उस पर कोई दबाव, कोई उनको डराया धमकाया नहीं जाए, ये ऐसा चाहते थे, ठीक है ना। और इनकी जो पुस्तकें वगैरह हैं बेटा, वो वहाँ वियतनाम में बड़ी सराहनीय होती हैं, और वहाँ पर स्कूल के सिलेबस में इनकी पुस्तकें लगाई गई हैं बेटा बच्चों के लिए। ओके, बात समझ में आ गई। इन्होंने 1901 में बेटा 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, शांति निकेतन कहां पर बेटा? ये शांति निकेतन की स्थापना 1901 में कहां पर शुरू की गई थी? कलकत्ता में, है ना, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से कुछ किलोमीटर दूरी पर शांति निकेतन, कुछ एकड़ जमीन पर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कर दी थी। वहां पर कुछ बच्चों को लेकर इन्होंने स्कूल स्थापित किया था, शांति निकेतन। बच्चों को खुले में पढ़ाई करवाते थे, बिल्कुल पेड़ों की छांव में, ठीक है। तो ये था इनके बारे में जो इनका इंट्रोडक्शन है वो। 1941 में इनका देहांत हो गया था, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखो सारे पॉइंट में इनके बारे में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल देने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला? गुरुदेव, गुरुदेव का टाइटल दिया। और महात्मा गांधी को महात्मा बोला किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को। एक क्वेश्चन और आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया? राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले वो थे बेटा सुभाष चंद्र बोस, वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, है ना। राष्ट्रगान के राइटर कौन है? हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, है ना। तो इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस इनकी क्लास में आपको, इस पॉइंट में आपको सीखने को मिले हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बने हैं इसके, सबको नोट करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
हाल ही में किस देश में इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये बेटा 35 साल के एक शख्स हैं, 35 ईयर इनकी एज है, 35 ईयर इनकी एज है, और ये सबसे युवा राष्ट्रपति अभी चुन लिए गए हैं। कहाँ के हैं? ये इक्वाडोर के हैं बेटा, डेनियल, इक्वाडोर के इनका नाम है बेटा डेनियल, इनका नाम है डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ, DANIEL, फिर लिख देता हूं DANIEL, नोबोआ, डेनियल नोबोआ। ये 35 साल के राष्ट्रपति अभी चुन लिए गए हैं। कौन से देश के? इक्वाडोर के। बेटा इक्वाडोर जो कंट्री है ना, ये साउथ अमेरिका में, कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। और इसकी राजधानी क्या है बेटा? इसकी राजधानी क्यूइटो, क्यूइटो, ये राजधानी है किसकी? इक्वाडोर की। इक्वाडोर एक ऐसा देश है बेटा, ब्राजील के और कोलंबिया के पास में है। ये ब्राजील कोलंबिया के पास में है इक्वाडोर, और इक्वेडोर से इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है। साउथ अमेरिका में 3 देशों से, साउथ अमेरिका के 3 देशों से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है। उसमें से एक जो है वो इक्वाडोर है। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, ये 3 देश हैं बेटा जहां से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। इसकी राजधानी है क्यूइटो, राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ। कौन से महाद्वीप के अंदर है? कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है ना। इतने सारे क्वेश्चन। साउथ अमेरिका में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फिर से मैं कुछ आपके स्टैटिक पॉइंट आपको साउथ अमेरिका के एक बार फिर से बता दूं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बेटा सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और सबसे छोटा देश है यहां पर फोकलैंड। लेकिन फोकलैंड एक आइलैंड होने के कारण अगर उसको ऑप्शन में नहीं डाले तो वहां पर सबसे छोटा नेम होगा, छोटा देश होगा सूरीनेम, है ना। अगर फोकलैंड ऑप्शन में है तो फोकलैंड सबसे छोटा देश होगा साउथ अमेरिका में। सबसे बड़ा देश ब्राजील होगा। ओके, यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी नदी निकलती है। कौन सी? अमेजन रिवर, जो कि पेरू कंट्री से एंडीज माउंटेन रेंज से निकलती है, जो कि अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है ना। अटलांटिक ओशियन में फॉल्स करती है अमेजन रिवर। ओरिजिन कहां से होता है? पेरू से, एंडीज माउंटेन रेंज से, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है ना। यहीं पर साउथ अमेरिका में ही चिली एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। तांबा बोले तो कॉपर प्रोडक्शन इज हाई इन चिली इन द वर्ल्ड, ठीक है। चिली में सबसे ज्यादा होता है, फिर पेरू में होता है। ओके, बात समझ में आ गई। यहीं पर पेम्पास ग्रासलैंड एरिया जो कि अर्जेंटीना में, यहीं पर कंपास कहां पर? ब्राजील में ग्रासलैंड एरिया है। यहीं पर लानोस ग्रासलैंड एरिया जो कि कहां? वेनेजुएला में है ना। मैंने 3 ग्रासलैंड एरिया बताए, सबको नोट कर लेना आपको इसमें। कंपास, के फॉर कंपास ब्राजील में, पी फॉर पंपास अर्जेंटीना में, एल फॉर लानोस वेनेजुएला में। ये ग्रासलैंड एरिया हैं। फटाफट नोट करते चलिए, मैं लिख दे रहा हूं, फटाफट बोल रहा हूं क्योंकि स्टैटिक पॉइंट्स हैं, सबको नोट कर डालिए। ओके, और दुनिया में सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है एंजिल वाटरफॉल। कहां पर? वेनेजुएला के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में रिलीज हुआ गरबा सॉन्ग माड़ी, देखिए ये रहा, ये गुजराती में है बेटा। ये गरबा सॉन्ग माड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? रिसेंटली रिलीज्ड गरबा सॉन्ग माड़ी इज रिटन बाई, तो बेटा किसके द्वारा लिखा गया? जैसा कि आप यहां पर पिक्चर देख रहे हो, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लिखा गया है गरबा सॉन्ग, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है गरबा सॉन्ग माड़ी, है ना। और इस सॉन्ग को बेटा किसके द्वारा इसको आवाज दी गई है? तो वो है दिव्य कुमार। आपसे पूछ सकता है, देखो यहां लिखता हूं, दिव्य कुमार के द्वारा इसको गाया गया है ना। और मीत ब्रदर्स के द्वारा इसको कंपोज किया गया। कंपोज करने वाले कौन है? मीत ब्रदर्स के द्वारा इसको कंपोज किया गया है ना।
ये गुजराती भाषा में है और ये गाया किसने है? दिव्य कुमार ने ये गाया है। अभी बात समझ में आ गई? ये गुजराती सॉन्ग है बेटा, गुजराती लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज में ही ये पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजराती भाषा जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वहीं के रहने वाले गुजरात के, तो और इसलिए उन्होंने ये लिखा सॉन्ग माड़ी गुजराती भाषा में, गाया दिव्य कुमार ने, मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया है ना। गुजरात की बात करें तो बेटा गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क है, और जो कि शेर के लिए, एशियाटिक लाइन्स के लिए, पूरे एशिया में एशियाटिक लाइन आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, है ना। गिर के अंदर, गुजरात के अंदर मैं पहाड़ियों की बात करूं तो बेटा गिरनार पर्वत वहां पर बहुत फेमस है। गिरनार, गिर, मांडव हिल्स हैं, बरडा हिल्स हैं, कच्छ हिल्स हैं, बहुत बड़ी ये चीजें हैं। गिरनार वहां पर बहुत बड़ा एक पर्वत है गुजरात के अंदर, है ना। सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर बना है बेटा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर बना है। सूरत वहां पर बहुत बड़ा शहर है जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर बहुत बड़ा शहर है। सूरत में ही अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी कार्यालय, पहला गोदाम फैक्ट्री जो थी वो अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगाई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में लगाई थी, लेकिन अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि जहांगीर ने उनको खोलने की इजाजत नहीं दी थी, है ना। फिर सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने 1613 में सूरत में फिर से फैक्ट्री लगाई अंग्रेजों ने। देखो इस क्वेश्चन को मैं हिस्ट्री से रिलेट कर रहा हूं, सब कुछ नोट करना है। सूरत के अंदर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी कब? 1608 में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन 1613 में दी, 1613 में, है ना। उससे पहले 1611 में वो साउथ में फैक्ट्री लगा चुके थे, मसूलीपट्टनम में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो मैंने 3 बार आपको बताया, 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोली गई जो कि परमिशन नहीं दी, इसलिए बंद करनी पड़ी। 1611 में मसूलीपट्टनम तमिलनाडु में अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई साउथ में, ठीक है। 1613 में फिर अंग्रेजों ने परमिशन दी, सॉरी जो जहांगीर है उसने परमिशन दी, तब वहां पर फैक्ट्री लगी अंग्रेजों की। फ्रेंच के द्वारा यानी कि फ्रांसीसियों के द्वारा भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी इन 1668 में 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ही लगाई गई थी बेटा। ओके, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला मोबाइल टावर स्थापित किया गया है? देखो लद्दाख के अंदर बेटा पहला टावर लगा दिया गया है ये, क्योंकि लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है और लद्दाख का बेटा ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख में ऊपरी जो क्षेत्र है वहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर लगाया सियाचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर बेटा, वहीं पर ये पहला मोबाइल टावर वहां पर लगा सियाचिन एरिया में। बहुत ऊंचाई पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है बेटा सियाचिन, है ना। और ये लद्दाख के अंदर है। इसके ऊपर वहीं पर काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है बेटा, वहीं पर सियाचिन है। ओके, काराकोरम माउंटेन रेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में बेटा मैंने कई बार आपको पढ़ाया अपनी ऑफलाइन क्लास में। देखिए कुछ बच्चे नए हैं जो सिर्फ ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुन लें। ट्रांस हिमालय के अंदर बेटा काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, कैलाश आता है, इनको सबको नोट कर लें। ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी पार्ट हैं ट्रांस हिमालय के, है ना। वहीं पर सियाचिन है, और सियाचिन से आने वाली कुछ नदी, मैं आपको नदी बताऊं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आती है एक नदी जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी आती है? नुब्रा नदी। बेटा नुब्रा किस नदी में आकर ऐड होती है? शोक नदी में, SHEOK, शोक नदी में ऐड होती है। शोक नदी किस में ऐड होती है बेटा? शोक नदी ऐड होती है इंडस नदी में, सिंधु में। नुब्रा मिलती है शोक में और शोक मिलती है इंडस में। ये क्वेश्चन 2018 में SSC CGL का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बना था। नुब्रा कहां से निकलती? सियाचिन से। मिलती है किसमें? शोक में। शोक किसमें मिलती है? इंडस में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है ना।
दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी बेटा लद्दाख के अंदर है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख के अंदर है, जो कि लेह टू मनाली है बेटा। लेह से मनाली है ये सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है लेह टू मनाली, है ना। लेह टू मनाली कौन से एनएच पर? भारत में ये NH1D पर है। NH1D नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 1D पर लेह से मनाली सड़क है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख के अंदर, है ना। सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है, युद्ध क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन एरिया। ओके, नदी निकलती है नुब्रा, नुब्रा मिलती है शोक में, शोक मिलती है सिंधु में, इंडस में। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें हो गए। देखो लद्दाख की बात करें तो बेटा यहाँ पर हेमिस थिकसे त्योहार मनाया जाता है। हेमिस यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया में, हेमिस, ठीक है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। ओके, तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार भी लद्दाख कहा जाता है। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया लद्दाख, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लद्दाख, है ना। लद्दाख में बहुत सारा ऐसा एरिया जो खुला पड़ा है, जो कि डेजर्ट के जैसा है लेकिन ठंडा है ना। बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहां पर माउंटेन रेंज वगैरह है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जो कि ऊपर से फ्लैट है, इसलिए वो प्लेट्यू भी कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं बेटा, ये सभी नोट करना है आपको। ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो इस क्लास को मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं वो आपको जरूर नोट करना है। क्लास को पॉज कर लें, ठीक है, और उसको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि जो बातें बोलता हूं वो ज्यादा पेपर में आएंगी। स्टैटिक पॉइंट बोल रहा हूं एक एक। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया था? अभी अभी गरीबी उन्मूलन दिवस, जो पॉवर्टी एलिवेशन जो दिवस है बेटा, वो मनाया गया अभी 17 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबी हटाओ दिवस मनाया जाता है कब? 17 अक्टूबर को। बहुत दुनिया ऐसी बेटा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है ना, गरीबी रेखा के नीचे है अभी भी। तो मैं बताऊं, भारत में एक डेफिनेशन दी जाती है कि गरीब और निर्धन आदमी कौन कहलाता है भारत के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं, सुनिए। 2400 कैलोरी, जो आदमी दिन में 2400 कैलोरी ग्रामीण एरिया में बेटा, किधर? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम अगर भोजन लेता है तो वो गरीब है ना। 2400 कैलोरी से कम उसको दिन में इतना खाना मिलता है तो वो गरीब है। अगर वहीं 2100 कैलोरी से कम भोजन किधर? शहर में, शहर में जो आदमी 2100 कैलोरी से कम लेता है दिन में वो गरीब है। तो शहर में तो बेटा 2100 कैलोरी जिसको मिलेगा वो ठीक है, इससे कम मिला तो वो गरीब है। गांव में 2400 कैलोरी से कम मिला तो वो गरीब है, ये माना जाता है। क्या सिर्फ यही एक डेफिनेशन होती है क्या? मेरा मानना तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। सिर्फ क्या आदमी को और आवश्यकताएं नहीं है, सिर्फ कैलोरी, इतना कैलोरी मिल गया जीने के लिए, आपको कुछ मिल गया तो आप ठीक है गरीब नहीं है, हैं? तो ये बड़ा गलत डेफिनेशन है हमारे हिसाब से, ठीक है। ये फिर खाने के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में एक आदमी को चाहिए ही चाहिए, तो वो सही, अगर उसको उतना भोजन मिल रहा है तो। जो शहरों में होता है उसको थोड़ा सा कम मिल रहा है, 2100 कैलोरी मिल रहा है तो ठीक है ना। जीवन जीने के लिए ये कैलोरी के जो है इसको डिवाइड किया गया है ऐसे। ग्रामीण एरिया, क्योंकि गांव में एरिया में, विलेज एरिया में बेटा वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है ना। शहरों में इतनी मेहनत वो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा कम कैलोरी से काम चल जाता है। तो ये डेफिनेशन एक दी जाती है गरीब आदमी और उससे ऊपर जो अमीर आदमी है ना। तो अमीरी की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। इसके ऊपर तो जो खाना मिलता है वो सारे ही अमीर हो गए फिर तो, ठीक है। तो बेटा गरीबी उन्मूलन दिवस अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम इसरो और विज्ञान भारती द्वारा कौन से राज्य में इसको प्रारंभ किया गया? वेयर हैज इसरो एंड विज्ञान भारती रिसेंटली स्टार्टेड द स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम? ये कहां पर स्थापित किया गया, कहां पर ये प्रारंभ किया गया बेटा? ये शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किधर? अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी स्टार्ट किया गया है। क्योंकि देखो ये बस आपको दिख रही है, ये जो बस आपको दिख रही है ना, इसके अंदर है ये स्पेस ऑन व्हील, देख सकते हो। स्पेस यानी व्हील, पहियों पर, पहिया किसके? बस के पहिया। इसके अंदर सभी तरह की जानकारी, स्पेस की आपको जानकारी मिलेगी। बच्चों के लिए खासकर ये
बच्चों को जानकारी, देखो ये स्कूल के बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, तो बच्चों को रॉकेट की जानकारी, स्पेस की जानकारी, प्लैनेट्स की जानकारी वगैरह, है ना, इनकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी इस बस में जो भी चीजें लगी हैं उनके माध्यम से। कहाँ की बात है? अरुणाचल प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बेटा जो सीएम है ना, उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू वहां के सीएम है। ओके, वहां के सीएम है पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है इंडिया में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है। और बेटा भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांग याप। यांग याप दर्रा है बेटा, ये यांग याप दर्रा बोले तो पास, यांग याप दर्रा, इस दर्रे से एंटर हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। और ये दर्रा, ये पास है किधर? ये है अरुणाचल प्रदेश में। दर्रा क्या होता है बेटा? दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये है, इसको बोलते हैं पास, दर्रा, है ना। दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। तो यांगयाप पास अरुणाचल प्रदेश का, इसी पास से होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से एग्जिट कहां से होती है? धुबरी से। धुबरी से, असम से ये एग्जिट हो जाती है और कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं देहांग। सबको नोट कर लेना है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं देहांग। ओके, बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म चुनी गई है अभी रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। तो बेटा ये बेस्ट पिक्चर का अभी इसको प्राइज दिया गया है भारत में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिल्ली में अभी विज्ञान भवन है वहां पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनको अभी कौन सी पिक्चर को दिया गया है? रॉकेट्री को मिला है। ठीक है ना, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्राइज इनको दिए गए। आलिया भट्ट वगैरह को जो बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह का इनको वहीं पर इनाम इनको दिए गए हैं। ठीक है, तो पिक्चर इंपॉर्टेंट है, पिक्चर आपसे पूछी जा सकती है। तो रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन से शहर में है जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया है? महिला पुलिस स्टेशन ये रहा, ये भोपाल का बेटा, भोपाल कैपिटल ऑफ MP। शिवराज सिंह चौहान जो होंगे वो वहां पर सीएम है MP के अंदर, राजधानी भोपाल है। ठीक है, ये यहां पर महिला पुलिस स्टेशन को अभी ISO प्रमाण पत्र दिया गया। 3 साल के लिए है, लेकिन ये 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए है। ठीक है, क्योंकि इनमें देखा गया कि यहां पर बच्चों के लिए झूले भी हैं, है ना, बच्चों के लिए और चीजें काफी हैं, झूले हैं, खेल सकते हैं आराम से, साफ सफाई बड़ी अच्छी है, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह काफी साफ सफाई यहाँ पर रखी गई है, कुछ और भी काफी खास सुविधाएं हैं, इसलिए वहां पर ISO के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। और ये महिला पुलिस स्टेशन है, भोपाल के अंदर है। भोपाल कैपिटल ऑफ MP, CM है शिवराज सिंह चौहान, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मैं कई बार यहाँ की स्ट्रेटेजी की आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में बेटा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इन 1973, टाइगर प्रोजेक्ट। नेशनल पार्क ज्यादा है, टाइगर ज्यादा है, टाइगर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया, टाइगर स्टेट भी इसको कहा गया, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल है, यहाँ पर खजुराहो टेम्पल है, यहाँ से नर्मदा नदी जाती है, सोन नदी निकलती है, चंबल निकलती है, सतपुड़ा से ताप्ती नदी भी निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं MP के, तो बहुत ज्यादा स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।